नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 114 करोड़ रुपए की लागत वाली 321 प्रभावी परियोजनाओं को मंजूरी। मदुरई में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024 में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लाभार्थियों को वितरित किए केसीसी प्रमाण पत्र। पशुपालन को लाभ का कारोबार बनाने के साथ ही पशुपालकों को पशु हानि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने आरंभ किया मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। अपने बजट में सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव में लगे स्टॉलों को किया निरीक्षण। दिल्ली हाट में भी मेघालय अनानास महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन। मेघालय के किसानों और उद्यमियों को मिलेगा इससे बाजार। और मौसम विभाग ने आज के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में मत्स्य पालन ग्रीष्मकालीन सम्मेलन 2024 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 114 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 321 प्रभावी परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन स्थलों से मछुआरों और मछुआरिनों के साथ लाइव वर्चुअल बातचीत भी की गई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें विभिन्न जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे RAS, बायोफ्लोक, सजावटी मत्स्य पालन, मोती के खेती आदि के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। राजीव रंजन सिंह ने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। लाभार्थियों को PMMSY उपलब्धि पुरस्कार पत्र प्रदान किए गए और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC पर शामिल FFPO को सम्मानित किया। मत्स्य पालन विभाग ने PMMSY के अंतर्गत 2195 मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्रों के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वे FFPO को ONDC नेटवर्क पर शामिल किया गया। पशुपालन को लाभ का धंधा बनाने के साथ ही पशुपालकों को पशु हानि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे पशुओं का बीमा भी महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने इस साल अपने बजट में पशुओं के बीमा के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस संबंध में राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए बजट घोषणा 2024-25 में दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। योजना की शुरुआत में 400 करोड़ रुपए का व्यय कर 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत शुरुआत में 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंटों का बीमा किया जाएगा। और पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को सॉफ्टवेयर और नस्लों के बारे में अवगत कराने के लिए 21वीं पशुधन गणना का दीमापुर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इससे इन 4 राज्यों के DNO, SNO को 21वीं पशुधन गणना के संचालन के लिए नए लॉन्च किए गए अनुप्रयोगों को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिसे सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान शुरू किया जाएगा। कार्यशाला में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सॉफ्टवेयर टीम द्वारा 21वीं पशुधन गणना के सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली और लाइव एप्लीकेशन पर विस्तृत सत्र शामिल थे। इसमें ICAR राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा गणना में शामिल की जाने वाली प्रजातियों के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
नस्लों की सटीक पहचान के महत्व पर बल दिया गया, जो विभिन्न पशुधन क्षेत्र कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले सटीक आंकड़े तैयार करने तथा सतत विकास के लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतक प्रारूप के लिए महत्वपूर्ण है। और नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में इन दिनों मेघालय सरकार द्वारा आयोजित अनानास महोत्सव चल रहा है। इस उत्सव में किसान और उद्यमी अनानास की विभिन्न किस्मों के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पादों और प्रामाणिक मेघालय व्यंजनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस अनानास मेले की मिठास के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की दिल्ली पर्यटन की प्रबंध निदेशक निहारिका राय से। दिल्ली हाट में वैसे तो हर दिन कोई न कोई उत्सव और कई तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों अनानास महोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर न केवल दिल्ली वासी बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी इसका स्वाद चखने के लिए आ रहे हैं। और यह अनानास है मेघालय का, जो अपने आप में न केवल स्वादिष्ट है बल्कि कड़वापन कम होने की वजह से लोगों को पसंद भी खूब आ रहा है। अभी दिल्ली टूरिज्म की एमडी हमारे साथ मौजूद है, जो अनानास का स्वाद चखी है, इन्होंने टेस्ट किया है, जूस भी पिया है। मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पाइनएप्पल है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है, मेघालय से आया है, तो काफ़ी तरह की खुशियों का आभास हो रहा है। एक तो ये कि हमारे दिल्ली हाट में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये फेस्ट चल रहा है जो मेघालय सरकार की तरफ से आयोजित है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट से जब कुछ आता है दिल्ली में तो वैसे भी दिल्ली हाट को बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमारा वो वाला एरिया देश का ऐसा है जिसमें इतना फ्लोरा फौना है, इतनी चीज़ें हैं, और जब इतनी दूर से हमारे पास आती हैं जिनका हम टेस्ट ले पाते हैं, अनुभव ले पाते हैं, तो एक अलग तरह की खुशी होती है, जो आज दिल्ली टूरिज्म के साथ दिल्ली वासियों को भी है और दिल्ली हाट में आए सारे लोगों को भी है। पाइनएप्पल की मिठास कितना मजा दे रही है दिल्ली वासियों को? काफ़ी मज़ा दे रही है, क्योंकि अनानास बहुत ही मीठा है, बहुत ही डिफरेंट है, और जो दिल्ली के लोग हमेशा जिस तरह का पाइनएप्पल खाते आए हैं, जब आप यहाँ आके टेस्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ऑर्गेनिक कोई चीज़ खाने में और जो नेचुरल स्वाद आता है वो कितना डिफरेंट होता है उन सब चीज़ों से जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में खाते हैं। और प्लस पाइनएप्पल के अलावा इस फेस्टिवल में आपको मेघालय के NGOs, उनकी जो लेडीज़ हैं, विलेजेस ने जो चीज़ें बनाई हैं, वो उनका भी लुत्फ़ मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्मरिक है, यहाँ पे फ्रेश जूस है, यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, यहाँ पे आपको कैंडीज़ मिलेंगी और पाइनएप्पल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जो मेघालय के उत्पाद है उनको स्पेस कम मिलता है दिल्ली में, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल इनको बढ़ावा देने का काम करते हैं, तो इनके लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बनती है और किसानों को फायदा होता है। जैसे मुझे बताया गया कि मेघालय सरकार खुद भी यहाँ सफल के साथ मिलकर एक आउटलेट लेकर इस तरह के प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो हम एक ओपन ऑफर देते हैं सभी स्टेट्स को, सभी यूटीज़ को, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को, और जितने भी और इलाके ऐसे हैं कि आप अपनी कोई भी संपदा दिखाना चाहते हो तो हमारा दिल्ली हाट हमेशा ओपन है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत फुटफॉल है, यहाँ दिल्ली के काफ़ी लोग स्पेशली वीकेंड्स पे आते हैं, तो हम आपके साथ सहयोग करेंगे और आपकी हर तरह की चीज़ को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे दिल्ली टूरिज्म की प्रबंध निदेशक, जिनका मानना है कि मेघालय का अनानास न केवल दिल्ली वासी के दिलों को लुभा रहा है बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की इनके लिए संभावनाएं भी बढ़ा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। अवध शिल्प ग्राम में हो रहे इस महोत्सव में 120 किस्म के विशेष आम रखे गए हैं। 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम खाने की प्रतियोगिता और प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इस साल जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। 160 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जा रहा है। भारत में दशहरी का दाम 60 से 100 रुपए के बीच है, लेकिन यही दशहरी जब अमेरिका की मार्केट में पहुंचा तो इसका दाम 900 रुपए किलो हो गया। यानी अगर हम ड्यूटी, टैक्स, कार्गो और एयर फेयर का दाम भी जोड़ लें तो 1 किलो आम अमेरिका भेजने की लागत 250 से 300 रुपए तक आ रही होगी। तब भी एक किसान एवं बागबान को 1 किलो आम पर 600 रुपए की बचत होगी। आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को
निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आम महोत्सव में देश भर से आए आम उत्पादकों ने अपने उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई। आम की अलग अलग किस्में यहां पर देखने को मिल रही हैं। इनकी क्या विशेषता है और लोगों का क्या कहना है, इस महोत्सव को लेकर बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। आम महोत्सव शुरू हुआ है, सीएम योगी ने इसका उद्घाटन किया है और इस आम महोत्सव में यहाँ पर देश भर से आम उत्पादक आए हुए हैं। 700 से ज्यादा किस्मों के आम यहाँ पर लगाए गए हैं। तरह तरह की वैरायटी है यहाँ पर। किस तरीके के खास आम यहाँ पर महोत्सव में लाए गए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पहचान बताएं। देखिए, यहाँ दो तरह के आम खास तौर से हैं। एक तो जो विशिष्ट वैरायटी हैं जिनको हम एक्सोटिक कहते हैं, एक्सोटिक का भंडार है यहाँ पर। दूसरा विदेशी वैरायटी जिनमें हमें कभी इंटरेस्ट होता है, जैसे टॉमी एटकिन है, हैंड है, कैटन है, ऑस्टिन है या किंगस्टन ऑस्ट्रेलिया वगैरह की वैरायटी है, वो सब वैरायटी यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। अब जहाँ तक इन आमों की खास बात है, कुछ मीठे आम हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं, कुछ हल्के हैं। जैसे कोई डायबिटिक आदमी वो टॉमी एटकिन खाए, वो बहुत मीठे अंगूरदाना की तरह के आम ना खाए। तो इस तरह से अलग अलग रेंज है उनकी। और जहाँ तक वजन का है, 5 ग्राम से लेकर के और 5 किलो तक के आम आर्चर्ड में हैं। योगी आम कोई लगा रखा है, कोई क्या है, पहचान बताइए। योगी राज इंट्रोड्यूस हुआ था। ये बहुत ही बढ़िया आम है। ये करीब करीब 1 किलो का आम होता है, अभी तो छोटा है और ये योगी की तरह से डेडिकेटेड है। कैसे देखते हैं आम उत्पादकों के लिए हमारे किस तरह के सहायक साबित हो रही है सरकार? हमारे योगी सर हैं, उन्होंने बहुत वास्तव में ऐसे मुख्यमंत्री के मैं हृदय से पिछले साल हमें मास्को भेजने का मौका उन्होंने दिया था। मैं बताऊं, वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो ये सोच रखते हैं। अब कि अमेरिका जा रहा है, जापान जा रहा है, वहाँ दशहरी बिक रही 900 रुपये किलो, यहाँ आज भी चले जाओ बाजार में तो 40-35 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब किसान को अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल एक चेंज आया है और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका आम निर्यात किया गया है और वहाँ की मार्केट में 900 रुपये प्रति किलो का मूल्य मिला है। तमाम सारे कुछ साधारण किसान भी यहाँ देखने के लिए आप लोग आए हुए हैं। यहाँ क्या देखा आप लोगों ने? लोग यहाँ पे लगड़ा आम देखे हैं और दशहरी भी देखे हैं। दशहरी नंबर टॉप वैरायटी है। जानकारी मिली आपको आम? जानकारी मिली आम की। यहाँ पर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी आम आए हुए हैं। ये किस तरीके से खास आम है, लोगों को जानने और पहचानने का एक बड़ा अवसर मिल रहा है। हम उत्तराखंड से आए हुए हैं और ये अभी मल्लिका, अरुणिमा हर कम से कम 35-40 वैरायटी हम लोग लाए हुए हैं। हमारा उद्देश्य है ये है कि मतलब यहाँ किसान जागरूक हों और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। छतों पे गमलों में लगा सकते हैं। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो गमले में होती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तरह तरह की वैरायटियाँ आई हुई हैं। यहाँ पर सैकड़ों किस्म के आम हैं। यहाँ पर अलग अलग स्वाद हैं इनके, अलग अलग तासीरें हैं इनकी। इनको जो चखेगा बिल्कुल निश्चित रूप से अलग ही आनंदित होगा। यहाँ पर इतने प्रकार की जो यहाँ पर वैरायटी आई हुई हैं और ये जो फलों का राजा आम है ये बेहद ही खास है। यहाँ पर इस महोत्सव में तमाम सारे लोग आकर देख सकते हैं कि ये आम कितना खास है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र के मुंबई में बीती रात से जमकर बारिश हो रही है, जिस कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम देखने को मिला। वहीं बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में हुए जल जमाव से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। भारी बारिश और नेपाल से कोसी बैराज में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कोसी, कमला बलान, गंडक, परमान जैसी नदियों के जलस्तर अचानक बढ़ जाने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। और उत्तर प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ ने 732 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त के मुताबिक प्रदेश में औसतन 7.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में।
शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 11 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,600 रुपए। 12 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद प्याज का भाव 2,650 रुपए हो गया। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस बीच प्याज के भाव नीचे आए। 11 जुलाई को यहाँ प्याज का भाव था 2,500 रुपए। 12 जुलाई को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2,000 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में बीते गुरुवार को प्याज का भाव रहा 2,900 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 200 रुपए की नरमी आई और भाव 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2,800 रुपए। 12 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 2,900 रुपए हो गया। देश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो पंजाब की खन्ना मंडी में शुक्रवार को प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज 2,250 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की संभल मंडी में प्याज के सौदे 2,250 रुपए पर हुए। साल 2022-23 में घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन में इस साल दलहन की खेती के क्षेत्रफल में हुई बढ़ोतरी पर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलहनी फसलों के क्षेत्रफल में विशेष रूप से तुअर यानी अरहर के क्षेत्रफल में 50% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है, जिससे भारत दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों में उड़द और अरहर के साथ मसूर की 100% खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया ताकि अधिक से अधिक किसान दलहन की खेती के लिए आगे आएं। प्रोटीन से भरपूर दालों की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234 लाख टन के पार जा सकती है। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है। इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। अरहर, मसूर, चना, उड़द और मूंग की पैदावार की बात करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। वहीं रबी चने की उपज साल 2023-24 के दौरान 121 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है। कुल उड़द की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात मूंग की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की उपज साल 2023-24 के दौरान 15,06,000 टन हो सकती है। मसूर की पैदावार पर नजर डालें तो रबी मसूर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,36,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल से ज्यादा है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कश्मीर के श्रीनगर के किसान मक्का, ज्वार और बाजरा की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही पहले से बोई गई मक्का, ज्वार और बाजरा की फसल में
यूरिया की पहली खुराक डाल लें। श्रीनगर में ही केसर की खेती कर रहे किसान केसर को कीड़ों से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ सेब की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों या बागों में 10 मीटर की दूरी पर पीले चिपचिपे जाल लगाए। साथ ही सेबों को एफिड्स के संक्रमण से बचाने के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। श्रीनगर में ही किसान सब्जियों की विशेष देखभाल करें। साथ ही इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं तो कमरे का तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखें। साथ ही किसान मशरूम को कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसान मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश के शिमला के किसान इस समय धान की बुवाई कर लें। बुवाई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। शिमला में ही किसान टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और मिर्च की खड़ी पौध में उर्वरक की खुराक डाल लें। हिमाचल के शिमला में ही इस समय अदरक और हल्दी की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस समय सोयाबीन, लोबिया और मक्का की भी बुवाई की जा सकती है। हिमाचल के चाय बागानों के किसान चाय में मिली बग की रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। साथ ही हिमाचल के किसान सभी पकी सब्जियों की तुड़ाई भी कर लें। हिमाचल में खीरा, कद्दू और करेला में डाउनी फफूंदी रोग दिखाई देने पर जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ राजमा को पत्ती धब्बा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। की बार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा। मुंबई में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी से अधिक शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल की गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य वित्त आयोग ने 429 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए और शहरी विकास के लिए 900 करोड़ रुपए जारी किए गए। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई।
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का दावा है कि राज्य का बजट 5 साल बाद 7 लाख करोड़ का होगा। वर्तमान में ये 3,65,000 करोड़ से अधिक का है। देहरादून के राजपुर के एक फ्लैट से 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। उनके पास से रेडियो एक्टिव पदार्थ और अन्य सामग्री भी बरामद हुई। कर्नाटक में करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास में तेजी लाने के मद्देनजर त्रिपुरा और असम के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सदन के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उपचुनाव के अगले दिन बिजली की सब्सिडी बंद करके कांग्रेस ने प्रदेश को धोखा दिया है। वायुसेना प्रमुख मार्शल वी.आर. चौधरी ने सरसावा वायुसेना स्टेशन पर करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।